नमस्कार। आज की इस शुभ घड़ी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, उदय प्रकाश द्वारा कृत। आशा है आपको ये नाटक पसंद आएगा। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। If you have to defeat them, you have to destroy their past, you have to kill their memories, you have to shoot their stories. अगर आपको किसी देश पर राज करना है तो उनके इतिहास को नष्ट करना होगा, उनकी यादों को मिटाना होगा, उनकी कहानियों को खत्म करना होगा। इस कहानी में इतिहास उतना ही है जितना दाल में नमक। अगर आप इसमें इतिहास खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। असल में जब इतिहास में स्वप्न, यथार्थ में कल्पना, फैक्ट में फैंटेसी और अतीत में भविष्य को मिलाया जाता है तो कहानी में एक लीला शुरू होती है और एक ऐसी माया का जन्म होता है जो सत्य की खोज की ओर एक यात्रा ही है। इसलिए हर लीला और माया उतनी ही सच होती है जितना स्वयं इतिहास। ये किस्सा आज से लगभग 270 साल पहले का है। आप कह सकते हैं कि इतनी पुरानी बात को आज उठाने का क्या तुक है, क्योंकि इन 270 सालों में ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ये परिवर्तन इतना हैरान कर देने वाला था जिसका अनुमान 270 साल पहले कोई ज्योतिषी, वैज्ञानिक, समाज चिंतक, बुद्धिजीवी या पैगंबर तक नहीं लगा सकता था। लेकिन सच ये भी है कि 270 साल पहले और आज के बीच कुछ ऐसा भी है जो ज़रा भी नहीं बदला, वो ज्यों का त्यों है। उदाहरण के लिए प्लासी की लड़ाई सन 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव की ये टिप्पणी देखें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी लूट खसौट जैसे आज हमारे राज्य में दिखाई दे रही है, पहले ना कभी किसी और देश में सुनी गई, ना कभी देखी गई। इस बुराई से हर डिपार्टमेंट का हर सदस्य प्रभावित है। हर छोटा मुलाजिम ज़्यादा से ज़्यादा धन हड़पकर बड़े मुलाजिम या अधिकारी के बराबर होना चाहता है, क्योंकि वो भी ये जानता है कि संपत्ति और ताकत ही उसे बड़ा बना रही है। कोई ताजुब की बात नहीं, इस दौलत के लालच को पूरा करने वाले साधन इन लोगों के अधिकार है जो इन लोगों को प्रशासन चलाने के लिए दिए गए हैं।
दुख की बात यह है ये साधन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, लूट खसौट और ठगी जालसाजी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी मिसालें ऊपर के पद पे बैठे लोगों ने कायम की है, तो भला नीचे के लोग कैसे पीछे रहते हैं? ये लोग हर जगह है। ये नागरिक, शासन, पुलिस ही नहीं, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और ट्रेडर्स को भी अपनी चपेट में ले चुका है। और यही है वो बिंदु जहाँ 270 साल पहले की कहानी आज की कहानी बनती है। ये किस्सा उन्हीं दिनों का है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना, उस समय अपने बचपन में था। यानी ये बात लगभग 1750 से 1770 के बीच की है। कितना अकेलापन महसूस होता था वॉरेन हेस्टिंग्स को, वो सबसे अलग था। यहाँ हिंदुस्तान में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा इंग्लैंड में था। यहाँ के लोग देश से भागे और यहाँ के आदमी वे सारा दिन कुछ ना कुछ काम करते थे। वे लकड़ियाँ काटते, भारी बोझ सर पर उठाए हुए जाते थे। मेरो गाम काठा पारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल डोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, ए मारे घर अंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल डोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, ए मारे घर अंगना ना भूलो ना। मारे गामड़ लीला लेर जहाँ नाचे मोरन रेल जा, दूध की रेलम छई जा, वड़पी पल्ली छैया माँ सुखी चती गैया, आवो रे, आवो मारे गाम, सबको प्यारू मारू धाम, याद रखियो मेरो शाम, मारे घर अंगना ना भूलो ना, मारे घर अंगना ना भूलो ना। कभी रुकना मारे गाम, ओ परदेसिया, ओ परदेसिया, ओ परदेसिया। ताज्जुब है मुझे, कितना अद्भुत सुंदर देश है ये। फ्रेयस सही कहते थे कि इस देश की अपनी एक खूबसूरती है जो दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ का वातावरण ही अलग है। और मिस्टर फ्रेयर ने गुजरात का एक किस्सा बताया जो सचमुच हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि या इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक बहुत ही सिंपल एंड सोबर हैं। यहाँ इतना सब कुछ है जिसे एक बार में समझना मुश्किल है, पर अचंभा तो मुझे तब हुआ जब मैंने एक जगह लोगों की बहुत बड़ी भीड़ देखी। आप सब होंगे हैरान क्योंकि मेरा जमुरा है महान और वो आपके सामने करेगा नागिन नाच, तो बजाओ ताली। आओ जमुरे। ओए जमुरे शुरू करे। जी उस्ताद, ओए जमुरे, जी उस्ताद, जो मैं पूछूंगा वो बताएगा। बताऊंगा उस्ताद। बड़ा कौन, तुसी, समझदार कौन, तुसी, मूर्ख कौन तुसी, है? माफिया साहब, मैं मूर्ख। हाँ, तो लोगों को कौन बताएगा? तुसी, अरे गधे, जब सब चीज मैं बताऊंगा फिर तू क्या करेगा? उस्ताद, मैं पेड़ के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी छाछ पीऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? आप लोगों का मनोरंजन करना उस्ताद। नहीं नहीं नहीं, मैं काम अकेले नहीं करूंगा, तू भी मेरे साथ इन सब लोगों का मनोरंजन करना। ठीक है उस्ताद। तो चल जमुरे, हो जा शुरू। ठीक है उस्ताद, तो ये लो, नदी में पानी बहता
जल्दी जबरदस्त है, मेरा जमूरा सुस्त है। अच्छा, आम अभी कच्चा है, मेरा उस्ताद ही बच्चा है। बच्चा है भाई, बच्चा है, बच्चा है। अच्छा, मेरा पजामा छोटा है, मेरा जमूरा खोटा है। सामने खोटा हूँ? तो मैं बच्चा हूँ। ठीक है उस्ताद, तुम्हारे में जीता। हाँ, क्या बोला? नहीं उस्ताद, तुम जीते, मैं हारा। हाँ, तो मेहरबान और कदरदान, अब मेरा जमूरा जाएगा आकाश, वहां से डालेगा सबके भविष्य में प्रकाश। तालियां। आबरागडाबरा गिली गिली छू, आबरागडाबरा गिली गिली छू, आबरागडाबरा गिली गिली छू, आकाश में पहुंच के सबका भविष्य बता दे तू। तो मेहरबान और कदरदान, आप में से किसी का कोई सवाल? भैया, आप एक बात बताइए। जी पूछिए। हमारे खेत सूखते जा रहे हैं, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, क्या इस बार बारिश होगी? अभी बताते हैं। तो जमूरे, सवाल का जवाब दे। ठीक है उस्ताद, तो ये लो, बारिश से चकाचौंध होगी उस्ताद, हर जगह हरियाली हरियाली होगी उस्ताद। तालियां। अच्छा चल जमूरे, ये बता, यहाँ कौन बड़े दिल वाला? अंग्रेज बाबू उस्ताद। अच्छा, तो फिर उस अंग्रेज बाबू का नाम तो बता। फ्रेयर बाबू उस्ताद। वाह, इसने मेरा नाम कैसे बोला? ए मदारी, इधर आओ। जी साहब। क्या तुम्हारा जमूरा मुझे बता सकता है कि क्या फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी, आई मीन टू से हमारी कंपनी से हार जाएगी या नहीं? जी साहब, अभी लो। तो जमूरे, बड़े साहब के सवाल का जवाब दे। ठीक है उस्ताद, तो ये लो, फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होगा। और उस्ताद, जब 200 साल बाद अंग्रेज माला माल होकर अपने वतन इंग्लैंड लौटेंगे, तब भी इंडिया में उनके जैसे ही नेटिव का राज होगा। वो वही खाएंगे जो अंग्रेज खाते हैं, वही पिएंगे जो अंग्रेज पीते हैं, वही भाषा बोलेंगे जो अंग्रेज बोलते हैं, उनके जैसे कपड़े, सोच, सपने, इच्छाएं अंग्रेजों जैसी ही होंगी। वे हर इंडियन चीज से नफरत करेंगे। वो विदेशी कंपनी से भी ज्यादा इंडिया को लूटेंगे। जितनी हत्याएं विदेशों ने पिछले 500 सालों में नहीं करी होगी, ये लोग इससे भी ज्यादा 50 साल में कर डालेंगे। हैं? जमूरे, क्या ये सच है? हाँ उस्ताद, ये बिल्कुल बात सच है। तो फिर तू एक काम कर, वापिस आ जा। नहीं आऊंगा उस्ताद। क्यों नहीं आएगा तू? किसी भी बाबू ने मुझे खुश होकर इनाम नहीं दिया उस्ताद। ए मदारी, उसको जल्दी से वापस बुलाओ, हम उसको एक इनाम देगा। जी साहब। जमूरे, तूने सुना, बड़ा साहब तुझे खुश होकर इनाम देगा। अब जल्दी से वापिस आ जा। आबरागडाबरा गिली गिली छू, आबरागडाबरा गिली गिली छू, आबरागडाबरा गिली गिली छू, आकाश से लौट के वापिस आ जा तू। आ गया। तालियां। ए जमूरे, हम तुमको ये चांदी का सिक्का बख्शिश में देगा, बट क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? पूछिए साहब। क्या कंपनी नौकरी में मुझे तरक्की मिलेगी या नहीं? पहले दो। ओ या, श्योर श्योर। साहब, एक नहीं दो। Oh, you mean two? Okay. There you go. Now give me my answer. साहब, क्योंकि मैं आकाश से वापस लौट आया हूँ, अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता ना उसे। ए, मदारी, जमूरे, वापस आओ। मेरी बात का जवाब दो। ए, वापस आओ। Clever, very clever. जाने की इच्छा भी थी। वो भी लड़का ही था, इसीलिए उन्हें पुरुष नेटिव्स की तुलना में औरतें उससे कम खतरनाक लगती थी। वो एक औरत की मूर्ति अक्सर देखता था जो एक शेर पे बैठी थी और जिसके कई हाथ थे। उसके एक हाथ में किसी डरावने पुरुष का कटा हुआ सिर था और उसके होठों में लाल लाल खून लगा होता था। वो शेर पर बैठी औरत अक्सर वॉरेन हर्शल को अपने सपने में देखती थी।
तोषिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते काम राम कठिन है। अगर हमें नदी पर राज करना है और इन्हें गुलाम बनाना है तो हमें पहले इनके धन और देवी देवता को मिटाना होगा। हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते उसको ये देश अनोखा लगता था। वो इससे डरता, लेकिन किसी मायावी आकर्षण में बंधा वो उसकी ओर निकट जाना चाहता था। इतना निकट कि उसके भीतर के अनजान अंधेरे में प्रवेश कर जाए। उन्हीं दिनों वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्ती बुंतू से हुई। बुंटू के पिता कंपनी के मामूली कर्मचारी थे। बुंतू ने बताया कि वो लोग कैंडिली नाम के कोई गांव के निवासी थे। बार बार क्या काला जमींदारों के लूट खसोट के डर से भागकर बंगाल चले आए थे। बुंतू बहुत अच्छा, सीधा और भावुक नेटिव था। बुंटू ने बताया कि हमारे देश में इतने संप्रदाय हैं कि अगर उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया जाए तो उनकी अन्य परतों के नीचे यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका ही नहीं सारे समुद्र भी ढक जाएंगे। लफंगे और भ्रष्ट थे। उनकी जिंदगी का मकसद था खाना, कमाना, मौज मस्ती करना, लूटना, अपराध और जालसाजी करना और इतनी दौलत इकट्ठी करना जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे कि वो उसका करेंगे क्या। और यहाँ हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की लूट में अंग्रेजों के साथ हिस्सेदारी चाहते थे। उन्हें भी सिर्फ सुख, ऐशोआराम और दौलत चाहिए थी। वे अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते और उनकी औरतें यूरोपीय लोगों जैसे कपड़े पहनती, वैसे ही नाचती।
की इस पार्टी में मजा ही आ गया। जाफरान की खुशबू में डूबे महकते हुए चावल, उफ क्या बात है। पुलाव, बिरयानी, काजू बादाम के साथ मक्खन में पकाया हुआ मुर्गा खाकर मजा ही आ गया। बस एक चीज की कमी रह गई आज की इस दावत में नवाब साहब। वो क्या? बीफ। बीफ? हाँ बीफ, यानी गाय का मांस। अगर ब्रांडी और वाइन के साथ वो भी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। सुनिए जनाब, मुसलमानों की नवाबी में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ के हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय को माँ कहते हैं और गाय का दूध पीते हैं। इसलिए हमारी नवाबी में सरकार की ओर से गाय काटने पर बंदिश लगी हुई है। तो नवाब साहब हटाइए इस कानून को, खत्म करिए इस बंदिश को। सुनिए जनाब एलिस, आप तो यहाँ दौलत कमाने और तिजारत करने आए हैं और एक ना एक दिन अपने वतन वापस लौट जाएंगे। हम तो यहीं रहेंगे। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, खेले कूदे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। तो क्यों मैं यहाँ के लोगों के जज्बात को चोट पहुँचाऊँ? योर हाइनेस, क्या गाय की पूजा करने वाले सारे हिंदू लोग काफिर नहीं? नहीं। तो क्या आप अपनी हुकूमत इन काफिरों के रहम करम पर चलाते हैं? सुनिए जनाब, काफिर वो हिंदू नहीं जो गाय की पूजा करता है। काफिर तो हम हुए जो हजरत की पाबंदी के बावजूद शराब पी के गुनाह कर रहे हैं। अब आपकी इसी में भलाई होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। ओके ओके, जाता है जाता है। ये यहाँ भड़काने आए थे, कानून बदलने आए थे, हाँ? वॉरेन हेस्टिंग्स को बिंदु से गोपाल कृष्ण के बारे में जानकारी मिली। उसे इस देवता के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी सुनने को मिली। बिंदु ने बताया कि जयदेव के घर में कृष्ण की मूर्ति के हाथ में मूंछ की रस्सी का एक ऐसा रेशा पाया गया जिससे ये सिद्ध हो जाता था कि कृष्ण ने जयदेव की झोपड़ी का छप्पर खुद अपने हाथ से छाया था। मूंछ का वो रेशा आज भी मौजूद है। जयदेव जो कि गोपाल कृष्ण के परम भक्त थे, हमेशा गोपाल कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। उसने बताया कि जब एक बार जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे तो एक जगह अटक गए। उससे आगे उन्हें कुछ लिखने नहीं आ रहा था। उनकी कविता रुक गई। कल्पना के आकाश में कोई शब्द नहीं बचा, बस शून्य। हे प्रभु, कई दिन बीत गए, मास बीत गए, पर ये कविता पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपनी कविता को पूरी कर सकूं।
प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? मैंने अभी अभी आपके दर्शन किए प्रभु। क्या वो आप ही थे प्रभु? आपने पांडुलिपि में कविता को पूरा किया प्रभु। कहाँ हैं आप प्रभु, कहाँ हैं आप? ये आप ही थे प्रभु, ये आप ही थे। ये पद आप ही ने लिखा प्रभु। आपने गोपाल, आप स्वयं मेरी कुटिया में आए, मुझे दर्शन दिया प्रभु, मुझे दर्शन दिया आपने। आपके हाथ पे लगी ये स्याही यही बताती है प्रभु कि ये पद आप ही ने लिखा प्रभु, आप ही ने। जय हो आपकी प्रभु, जय हो, जय हो आपकी प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। किसी ने कहा है आदमी बलि नहीं होते, समय होत बलवान। तो हर कहानी के अंत में समय ही बचता है, इसलिए हर कहानी समय की कहानी है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वॉरेन की पत्नी इंग्लैंड से आई थी। वो पूरी दुनिया को पहले अपना बाजार फिर अपना साम्राज्य बना लेना चाहती थी। तो एक दिन वॉरेन को उसकी पत्नी ने कहा, वॉरेन, 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 अब तुम हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बन गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंग्लैंड से आने वाली कंपनी के छोटे मोटे कर्मचारी भी लाखों करोड़ों की कमाई कर जा रहे हैं और तुम हो ये फालतू के कामों में लगे हो। तो मैं और क्या करूं? बूढ़े हो रहे हो, मर जाओगे, कंगाल के कंगाल। जब मैं इंग्लैंड वापस लौटूंगी तो किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज हर ऐरे गहरे के पास बंगला, कोठी, बग्गी है, नौकर चाकर है, बैंक में लाखों जमा है। अब भी वक्त है वॉरेन, होश में आ जाओ। वॉरेन, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वॉरेन! किसानों से टैक्स और ट्रेडर्स से लगान दुगना वसूल किया जाए और जो नानुकुल करे उसे मेरे सामने पेश करो। जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा सर। अवध के नवाब को कहो हमें 10 लाख रुपए दे। ये सूचना तुरंत ही अवध पहुंचा दी जाएगी सर। बनारस के राजा चेत सिंह को क्या सूचना दी जाए? चेत सिंह को सूचना दो, अशरफी मोहरों के साथ 50 लाख रुपए नगद दे। सर, मीर जाफर के मरने के बाद क्या किया जाए? वीर जाफर की विधवा के हमसे 3 लाख रुपए वसूले जाए। सर, नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है सर। नंद कुमार को झूठे जालसाजी के मुकदमे में फंसाकर फांसी की सजा पर लटका दिया जाए। सर, बड़े बड़े पदों पर अपने खास आदमियों को तैनात कर दिया गया है। हर तरफ कर वसूली की जा रही है। जल्दी हमारे खजानों में ढेरों रुपए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। वे लोग आपसे मिलने की गुहार लगा रखे हैं सर। कौन है वे? भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। कुछ लोग बनारस और बंगाल से भी आए हैं। आने दो सर। वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, इस साल जनता से कर वसूली पिछले साल से कई गुना ज्यादा हो रही है सरकार। अकाल के कारण हमारे पशु भूखे मरते जा रहे हैं सरकार। सरकार, हमारे औरतों और बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ कीजिए सरकार। हमारे साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जा रहा है सरकार। बकवास बंद करो, दबो जाओ यहाँ से। मुझे कर चाहिए, कर। चाहे तुम अपने आप को बेच के दो, मुझे लगाम चाहिए। सरकार, 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 सरकार।
जगह हाहाकार मचाने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जब अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड वापस लौट गया तो एक किराए के बंगले में रहने लगा। उस बंगले को प्योरली हॉल कहते थे। उस बंगले में एक चित्र लगा हुआ था। ये चित्र किस कलाकार ने बनाया इसका पता न चला। चित्र में बंगले के आगे एक लॉन था और एक कोने में ब्राह्मणी नस्ल की 6 गाय और एक बैल था। बैल बैठा हुआ था जबकि गाय खड़ी थी और पास में लोहे की मोटी जंजीरों से गुस्से में बंधा हुआ एक सांड था। सांड को वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए सैमुअल टर्नर ने इंग्लैंड तब भेजा था जब तिब्बत के बूढ़े रावण ने ये सांड सैमुअल टर्नर को दिया था और कहा था ये नंदी है, भगवान शिव का दूध, इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी सेवा करना, तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा। सैमुअल टर्नर को पता था कि वॉरेन हेस्टिंग्स हिंदुस्तानी गायों और बैलों का दीवाना है, इसलिए उन्होंने ये सांड वॉरेन हेस्टिंग्स को दे दी। रात में अक्सर वॉरेन हेस्टिंग्स गायों के बारे में जाकर खड़ा हो जाता था। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? मुझे हमेशा ऐसा भी लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तुम मुझसे अपने दुख दर्द बांटना चाहती हो। वॉरेन, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ और ये किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ गायों को देखने चला आया और जब यहाँ आया ऐसा लगा उन्होंने मुझसे कुछ कहा। क्या कह रहे हो? गायों ने तुमसे कुछ कहा? पागल हो गए हो क्या? कभी कोई जानवर बात कर सकता है? इन्हें देख के ऐसा लगता है कि मुझे समझती हैं, जैसे मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें वॉरेन? कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। चलो आराम करो। पृथ्वी का प्रतीक नहीं था। इन्हें हत्या से बचाने के लिए कोई राजा दिलीप नहीं था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान से गई गायों और बैलों के साथ कैसा सवाल हुआ होगा। गायों का दम घुटने लगा था, उनके होश उड़ने लगे थे। उनसे न खाया जाता, खा लेती तो पचाया न जाता। जब गोरे कर्मचारी उन्हें खाना पानी देने आते, उनके चेहरों में अपने हथियारे दिखाई देते। गायों ने खाना छोड़ दिया, एक एक करके बीमार पड़ने लगी और मरने लगी। 4 गाय और 1 बैल 6 महीने के भीतर मर गया। उनकी मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाया गया। हालांकि जब 5वीं गाय मरी तो वॉरेन हेस्टिंग्स को थोड़ी सी फिक्र हुई। हालांकि अब वो उनसे पिंड छुड़ाना चाहता था। अब सिर्फ 1 गाय, उसका बछड़ा और एक सांड बचा था। अंग्रेज इस बात को नहीं जानते थे कि हिंदुस्तानी गाय और बैल मनुष्यों की भाषा समझ सकते हैं। वहां रहकर गायों और बैलों ने भी अंग्रेजी भाषा समझनी सीख ली थी। एक दिन जब बंगले के कर्मचारी गाय, उसके बछड़े और सांड को दाना पानी दे रहे थे तो एक ने कहा, अरे देखो तो कितना सुंदर और कोमल बछड़ा है ये। हाँ वो तो है, पर जितना ये कोमल और सुंदर है उतना खाने में स्वादिष्ट भी होगा। सही कहते हो, तो क्यों ना जिसका मांस खाया जाए? हाँ, इस बछड़े की बोटियां बड़ी ही जायकेदार होंगी। पर वो कैसे? एक काम करते हैं, हम इसके खाने में कुछ मिला देंगे। हाँ, फिर बाद में संभाल लेंगे और बोल देंगे बछड़ा मर गया। और ऐसे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो आज रात को स्वादिष्ट बछड़े की बोटियां खाएंगे। इस सांड को देखो, एक पैसे रहे तो हमारी बात समझ लो। चलो जल्दी ये काम निपटा दो।
यस सर। कहते हैं सांड के शरीर में हीर जलती थी कि लालच में आकर बंगले के नौकर ने एक लेदर की फैक्ट्री में वो मरा हुआ सांड बेच दिया। 62 साल बाद सन 1857 में कलकत्ता के पास बैरकपुर की फौजी छावनी में 29 मार्च को जब मंगल पांडे ने अंग्रेज एडजुटेंट को गोली मारी थी तो उस कारतूस में इसी चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। राष्ट्रीय महासंग्राम, जिसे अंग्रेजों ने बाद में गदर कहा, उसकी शुरुआत इसी कारतूस के धमाके के साथ हुई थी। इस धमाके की गूंज और कंपन इतनी थी कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की लहर उमड़ पड़ी। ये लहर इतनी तेज थी जिसने अंग्रेजों की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। इस राष्ट्रीय महासंग्राम में देश के कोने कोने से लोगों ने हिस्सा लिया और लाखों हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़कर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
तो ये आपके सामने प्रस्तुति थी। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और उसका रिजल्ट आपने देखा ही है। छोटी मोटी गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन ये शो जो किया गया है इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनसे भी आपका परिचय करवाना चाहूँगा। म्यूजिक पर था विक्रांत शर्मा, लाइट पर अजहर कम, और बैक स्टेज में रिचिका, मेरी आइए, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और कोरियोग्राफर है हमारी नीलाक्षी जी जो अभी नहीं है, और रितिका, और बैक स्टेज में और भी लोग हैं जैसे स्वर्णा, रिया, आदिशा, आओ आना प्लीज कम, आइए मनीष आइए, और आप आइए प्लीज अंदर आइए, स्टेज पर आइए। नाम सोनिया जी, और कुछ और लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की है, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए ये जो वर्कशॉप है अभी आपको लग रहा है कि इस समय शुरू हुआ है, लेकिन 3 महीने से इसकी तैयारी चल रही है। और बैक स्टेज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने फ्रंट में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने ये पूरा वर्कशॉप तैयार किया होता है। तो मैं उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और उनका थैंक्स बोलना चाहूँगा। चेतना मैम, सुप्रिया मैम, संगीता जी, शारिद सर, चन्मय सर, दीपक भाई, कामनी जी, और सारा स्टाफ, SRC का जितने रिसोर्सिंग स्टाफ है, दादा और बाकी लोग, उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे साथ। और नीचे गार्ड वाले भैया, ये सब लोग ऐसे हैं जो फ्रंट में दिखते नहीं, लेकिन इन लोगों की इतनी मेहनत है तभी ये वर्कशॉप और ये प्ले ये पूरा यहाँ बन पाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और बच्चों को प्रोत्साहित किया उनका। हाँ, चेतना मैम प्लीज़ अगर आप ऑडिटोरियम में प्लीज़ आ जाइए एक बार, और सुप्रिया मैम प्लीज़ आप भी प्लीज़। आइए मैम प्लीज़, थैंक यू। हारिका बेटा आइए। कात्यायन बेटा आइए, शाबाश। श्रीजीत आजा बेटा। अंशिका, और आज
आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ 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 बच्चों, अरे आओ। उन्होंने काफी मदद की मैम, बैग से आइए बेटा। छोटे बच्चे बैठ जाओ, बड़े वाले खड़े हो जाइए प्लीज। आप बैठ जाओ बेटा। हाँ, बेटा आप इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बेटा मम्मी पापा से